बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो कोबैलामिन के बारे में है। कोबैलामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है, इसको नाम देते हैं B12 का। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। कोबैलामिन के अंदर कोरिन रिंग होती है। कोरिन रिंग हीम रिंग के साथ रिजेम्बलेंस रखती है, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस देखते हैं। जो हीम होता है उसका सेंट्रल एटम आयरन होता है, लेकिन कोरिन रिंग का सेंट्रल एटम जो होता है वो कोबाल्ट है। इसके अंदर 4 पायरोल रिंग्स हैं, 1 2 3 4। ये जो 4 पायरोल रिंग्स हैं ये प्रेजेंट हीम में भी होती हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि एक पायरोल दूसरी पायरोल के साथ हीम में अटैच होते हैं थ्रू मैथानिल ब्रिजेस। मैथानिल ब्रिजेस के साथ अटैच होती हैं। लेकिन अगर कोरिन रिंग की बात करें तो इसमें एक पायरोल दूसरी पायरोल के थ्रू डायरेक्टली अटैच है, इसमें कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ये डायरेक्टली अटैच होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। अब जो कोबाल्ट होता है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाता है, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाता है विद नाइट्रोजन ऑफ पायरोल रिंग्स। ये देखें 1 2 3 4 इसने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बना लिए कोबाल्ट के साथ। एक इसका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है विद डाई मिथाइल बेंजीमिडाजोल, इसके साथ अटैच हो गया। अब एक इसका जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है वो अटैच हो सकता है विद सियानाइड। अगर वो सियानाइड के साथ अटैच है तो जो एक्टिव फॉर्म बनेगी उसका नाम है सियानोकोबैलामिन, ठीक है। और यहाँ पे सियानाइड के अलावा मिथाइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है, और अगर मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तो कोबैलामिन की जो फॉर्म होगी उसको नाम देंगे मिथाइल कोबैलामिन। और अगर यहाँ पे अटैच है 5 डीऑक्सी एडिनोसिन तो फिर जो फॉर्म बनेगी उसका नाम बनेगा 5 डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबैलामिन। तो मतलब ये वाली एक्टिव फॉर्म है कोबैलामिन की। डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है। अब जो सियानाइड है ये नेचुरली अटैच नहीं होता, ये सिंथेटिक है। जो लैब वगैरह में कोबैलामिन बनाया जाता है तो वहाँ पे ये अटैच होता है सियानाइड। लेकिन अगर नेचुरल फॉर्म देखें तो उसमें या तो मिथाइल अटैच होगा या फिर 5 डीऑक्सी एडिनोसिन होगा। तो ये दो हमारे पास एक्टिव फॉर्म है जो नेचुरली पाई जाती हैं। अब इनके फंक्शन है, जैसे हमने कल पिछले लेक्चर में देखा था कि जो हमारे पास THF है इसकी भी एक्टिव फॉर्म्स होती हैं। जैसे N10 है, N5 N10 एंड N5, ये 3 एक्टिव फॉर्म होती हैं। तीनों के डिफरेंट काम थे, डिफरेंट फंक्शन ये परफॉर्म करते थे। तो इसी तरह इसकी जो 2 एक्टिव फॉर्म हमारे पास मौजूद हैं, मिथाइल कोबैलामिन एंड 5 डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबैलामिन, ये दोनों डिफरेंट काम करती हैं। जो मिथाइल कोबैलामिन है ये करवाती है रीमिथाइलेशन, और जो 5 डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबैलामिन है ये आइसोमेराइजेशन करवाती है। आइसोमेराइजेशन में देखते हैं जो ओड नंबर फैटी एसिड होते हैं और कुछ अमाइनो एसिड्स, इनकी जब भी डिग्रेडेशन होती है तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम है। अब जो मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम है इसकी आइसोमेराइजेशन होती है और ये कन्वर्ट होता है इनटू सुक्सिनाइल कोएंजाइम है। अब जो सुक्सिनाइल कोएंजाइम में ये कन्वर्जन होती है, इसको एक एंजाइम कन्वर्ट करता है, उस एंजाइम का नाम है मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम म्यूटेस। अब जो ये वाला एंजाइम है इसे कोएंजाइम रिक्वायर होता है। कोएंजाइम कौन सा होगा? कोबैलामिन होगा। और कोबैलामिन की कौन सी एक्टिव फॉर्म होगी? डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबैलामिन। तो ये वाली एक्टिव फॉर्म इसमें टेक पार्ट करती है। मतलब जो ये वाली फॉर्म है ये आइसोमेराइजेशन करवाती है मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम की। जब इसकी आइसोमेराइजेशन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सुक्सिनाइल कोएंजाइम में। तो ये वाला एक काम हो गया। अब बच गया रीमिथाइलेशन। रीमिथाइलेशन का मतलब ये है कि जो होमोसिस्टाइन है इसके अंदर मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, इसकी मिथाइलेशन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मैथिनिन। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है मैथिनिन सिंथेस। इसको कोएंजाइम रिक्वायर होता है। वो जो कोएंजाइम है वो कोबैलामिन है, और कोबैलामिन की कौन सी फॉर्म होगी? मिथाइल कोबैलामिन होगी। लेकिन इसको एक हमारे पास THF भी चाहिए। THF की N5 मिथाइल THF जो है ये वाली फॉर्म इसे रिक्वायर होती है मिथाइलेशन करने के लिए। पिछले लेक्चर में देखा था कि जो N5 मिथाइल THF है इसका काम होता है मैथिनिन सिंथेसिस फ्रॉम होमोसिस्टाइन, तो ये इसमें टेक पार्ट करता है। ये हमने कल भी देखा था। इस रिएक्शन को समझने के लिए हम यहाँ से देखते हैं फोलेट ट्रैप थ्योरी। फोलेट ट्रैप थ्योरी में देखें क्या होता है कि जो N5 मिथाइल THF होता है ये अपना मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र कर देता है टू कोबैलामिन। जब कोबैलामिन को ट्रांसफ़र करेगा तो ये बन जाएगा मिथाइल कोबैलामिन, और जो मिथाइल कोबैलामिन है ये आगे अपना मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र कर देता है
होमोसिस्टाइन को, और होमोसिस्टाइन आगे कन्वर्ट होता है इनटू मेथिनाइन। ये वाला रिएक्शन होता है। अब देखें, जब ये अपना मिथाइल ग्रुप कोबैलामिन को दे देगा तो THF बन जाएगा, ऐसे ही है, तो THF फ्री हो जाएगा। अब बात ये है कि जो ये 3 इसकी एक्टिव फॉर्म होती हैं THF की, ये 3 एक्टिव फॉर्म है इसकी। अब जो डिफरेंट फॉर्म है THF की, ये वाली फॉर्म डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकती और ना ये इसमें कन्वर्ट हो सकती, मतलब ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं होती। अगर इसने इसमें कन्वर्ट होना है तो इसको पहले THF बना होगा, मतलब ये अपना मिथाइल ग्रुप किसी को ट्रांसफ़र करे, THF बने, और उसके बाद ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। देखिए, जब कोबैलामिन की डेफिशिएंसी होगी, ये वाला हमारे पास विटामिन डेफिशिएंट है, तो ये अपना मिथाइल ग्रुप इसको देता है। जब ये नहीं होगा तो मिथाइल ग्रुप लेने वाला विटामिन मौजूद नहीं होगा, तो इसलिए जो THF है वो इस फॉर्म में एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और ये वाली फॉर्म किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इसको कन्वर्ट होने के लिए अपना मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र करना होता है। तो मतलब जब कोबैलामिन की डेफिशिएंसी होती है तो THF ट्रैप होना शुरू होता है इन N5 मिथाइल फॉर्म, तो इसमें ट्रैप हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बाकी 2 फॉर्म है हमारे पास इसकी, मतलब N5 N10, ये वाली जो फॉर्म है इनकी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोबैलामिन की डेफिशिएंसी की वजह से। और ये दोनों फॉर्म जो होती हैं, ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बनाती है, ये TMP सिंथेसिस करती हैं, और ये दोनों बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं DNA के। तो मतलब DNA नहीं बनेगा तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। तो जब भी कोबैलामिन की डेफिशिएंसी हो, चाहे फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। फर्दर इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर क्या होगा? देखें, ये जो इसका एक रिएक्शन होता है आइसोमराइजेशन करवाना, तो अगर हमारे पास कोबैलामिन की डेफिशिएंसी होती है तो जो ओड नंबर फैटी एसिड्स होती हैं ये एक्युमुलेट होना शुरू होती हैं बॉडी में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्युमुलेट होंगे और न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, डिमेंशिया हो जाएगा, स्पाइनल डिग्रेडेशन वगैरह। तो इसकी वजह से क्या होगा, डिमेंशिया वगैरह, न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स आएंगी, और इस रिएक्शन की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। तो ये 2 डेफिशिएंसी अगर हो जाए कोबैलामिन की, तो ये 2 तरह की सिम्टम्स शो होती हैं। अब हम देखते हैं इसकी एब्जॉर्प्शन को, कि एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। देखें, फूड में अगर प्रेजेंट है कोबैलामिन तो वो बाउंड फॉर्म में होगा। जो HCl है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन में HCl होता है, वो फूड से रिलीज़ करवाता है B12 को। B12 जब रिलीज़ हो जाता है तो ये एक अटैच हो जाता है एक प्रोटीन के साथ, ग्लाइकोप्रोटीन है, उसका नाम है हेप्टोकोरिन। ये स्टमक के साथ, जब स्टमक में होता है B12 तो ये हेप्टोकोरिन के साथ अटैच होगा, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, हेप्टोकोरिन B12 कॉम्प्लेक्स। जब ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक सिक्रीशन आती है, तो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन जो होती है वो हेप्टोकोरिन को अलहदा कर देगी B12 से, तो मतलब B12 दोबारा फ्री हो गया। जैसे ही B12 दोबारा फ्री होगा, इसके साथ एक और फैक्टर अटैच हो जाएगा जिसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है, तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा B12 इंट्रिंसिक फैक्टर। जो इंट्रिंसिक फैक्टर है इसे पेरिटियल सेल्स बनाते हैं स्टमक के। जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये कॉम्प्लेक्स मिकोजल सेल्स के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है क्यूबिलिन, उसके साथ अटैच होते हैं, मिकोजल सेल्स में एंटर हो जाएंगे और उसके थ्रू सर्कुलेशन में चले जाएंगे। अब सर्कुलेशन में ही जो कोबैलामिन होता है वो ट्रांसपोर्ट होगा बाय ट्रांसकोबैलामिन। अब देखें, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर मौजूद ना हो तो B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी ना, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो। और इंट्रिंसिक फैक्टर को पेरिटियल सेल्स बनाते हैं। अब बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसमें पेरिटियल सेल डैमेज हो जाते हैं। एक तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर जो पेरिटियल सेल्स हैं उसे ख़त्म कर देंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा और B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी और एनीमिया हो जाएगा। ऐसा एनीमिया जो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से हो उसको हम नाम देते हैं परनीशियस एनीमिया। तो मतलब अगर B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, उसकी वजह से एनीमिया हो जाए, तो उसको हम नाम देंगे परनीशियस एनीमिया का। थैंक यू।